नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं महेंद्र सर महेंद्राज जी के स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, संविधान के अंतर्गत 20 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला हम लेकर के आते हैं, जिसमें ऐसे प्रश्नों को संकलित किया जाता है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। तो इसमें से होता है विकल्प नंबर डी, भाग 5। देखिए, आपको बता दें कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, भाग 4 में नीति निषेध तत्व का उल्लेख है, भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 2, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी भारत का महाधिवक्ता। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है पूछा गया, तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। आपको बता दें कि संविधान के व्याख्याकार एवं संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी है भारत सरकार एक्ट 1935, ऑप्शन डी है भारतीय संविधान 1950। तो इसमें से होता है ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम भारत में की गई और यह स्थापना कलकत्ता में की गई। प्रश्न नंबर 4, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी मंत्रिपरिषद। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किंतु ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे वह राष्ट्रपति की दृष्टि में उच्च कोटि का ज्ञाता हो, कम से कम वह किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, तथा वह एक ही उच्च न्यायालय में या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। ऐसे व्यक्ति को ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता है। प्रश्न नंबर 5, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसमें से होता है ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति आयु से तात्पर्य यह है कि अधिकतम कितने वर्ष तक वह अपने सेवा काल में बना रह सकता है। तो अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक वह अपने सेवा काल में बना रह सकता है, किंतु वह रिटायर होने के बाद देश के किसी भी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय में वकालत का कार्य नहीं कर सकता है। और प्रश्न नंबर 6, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि जब कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसके कार्यों को उपराष्ट्रपति देखता है, और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देखता है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली रहता है तो उस सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होता है वही उसके कार्यों को देखता है। तो इसमें से होता है ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपको बता दें कि एम हिदायतुल्लाह देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न नंबर 7, जनहित याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन नंबर उच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों में। आपको बता दें मेरे प्यारे मित्रों कि जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। जनहित याचिका ऐसी याचिका होती है जिसमें देश के लोगों का तथा किसी एक क्षेत्र में किए गए ऐसे कार्य जो लोगों के जीवन को प्राण एवं दैहिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए देश का कोई भी नागरिक उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कर सकता है। प्रश्न नंबर 8, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय।
इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तात्पर्य यह है, प्रश्न यह पूछा गया है कि लोक अदालत की शुरुआत कब हुई, या दूसरे तरीके से प्रश्न यह भी पूछा गया है जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो पीएन भगवती इसमें ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर डी पीएन भगवती। आपको बता दें कि लोक अदालत की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई पीएन भगवती के द्वारा। आपको बता दें कि देश के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक राज्य के अंतर्गत हर वर्ष में एक बार लोक अदालतों का आयोजन अवश्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, किंतु वह राज्यपाल के परामर्श के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। प्रश्न नंबर 11, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसे परामर्श करता है? तो अभी भी उपर्युक्त प्रश्न में ही आपको हम बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर मुख्य संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी संबंधित राज्य के राज्यपाल। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी संबंधित राज्य के राज्यपाल। प्रश्न नंबर 12, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित है? ऑप्शन नंबर ए भारत की आकस्मिक निधि, ऑप्शन नंबर बी भारत की संचित निधि, ऑप्शन नंबर सी भारत की लोक लेखा निधि, ऑप्शन नंबर डी संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित है। ऑप्शन नंबर डी सही है, संबंधित राज्य की संचित निधि के द्वारा ही राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन तथा भत्ते प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राज्य के विधि मंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त किसी के द्वारा नहीं। तो इसमें से होता है ऑप्शन नंबर डी, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। लेकिन यदि अगर प्रश्न यहाँ पर यही पूछ लिया जाए कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका सत्ता किसके हाथ में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी गवर्नर, ऑप्शन नंबर डी अटॉर्नी जनरल। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी गवर्नर। तो तात्पर्य यह है कि गवर्नर यानी राज्यपाल को हटाने का अधिकार भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कहीं पर भी वर्णित नहीं है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपने कार्यकाल के रूप में बना रह सकता है। तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही यह अपने पद पर बना रह सकता है। प्रश्न नंबर 16, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, उपराज्यपाल संघ शासित क्षेत्रों में चयनित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मेरे प्यारे मित्रों, कॉम्पिटिटर एग्जाम देने वाले साथियों, आपसे प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, गलत हो गया है, होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ऑप्शन नंबर बी वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। जैसा कि उपर्युक्त प्रश्न में ही हम आपको बता चुके हैं कि राष्ट्रपति ही जब चाहे तो इसे पद से हटा सकता है, अदर कोई भी इसे किसी को भी हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही होता है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, सही शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 18, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए श्री प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर, ऑप्शन नंबर डी जी ताप से। तो आपको बता दें कि सरोजनी नायडू, इसमें से होता है ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू ने ही ऐसे वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं।
प्रश्न नंबर 19, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए राजकुमारी अमृता और ऑप्शन नंबर पद्मा नायडू, ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी सरला ग्रेवाल। तो इसमें से होता है ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि यदि अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी कौन थी, तब भी आपका जवाब होगा सरोजनी नायडू। यदि अगर आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जाए उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तब भी आपका जवाब होगा सरोजनी नायडू। प्रश्न नंबर 20, जो इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी। और इसमें जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 153 के तहत एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपसे एक अंत में एक प्रश्न हम करते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 क में जो नीति निदेशक तत्व के तहत है, किस बात का वर्णन किया गया है? हम आपके जवाब का इंतजार कमेंट बॉक्स में करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं महेंद्र सर, महेंद्राज जी के स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, संविधान के अंतर्गत 20 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला हम लेकर के आते हैं, जिसमें ऐसे प्रश्नों को संकलित किया जाता है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। तो इसमें से होता है विकल्प नंबर डी, भाग 5। देखिए, आपको बता दें कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है, भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 2, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी भारत का महाधिवक्ता। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है पूछा गया, तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। आपको बता दें कि संविधान के व्याख्याकार एवं संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी है भारत सरकार एक्ट 1935, ऑप्शन डी है भारतीय संविधान 1950। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम भारत में की गई और यह स्थापना कलकत्ता में की गई। प्रश्न नंबर 4, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी मंत्रिपरिषद। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किंतु ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे वह राष्ट्रपति की दृष्टि में उच्च कोटि का ज्ञाता हो, कम से कम वह किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, तथा वह एक ही उच्च न्यायालय में या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। ऐसे व्यक्ति को ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता है। प्रश्न नंबर 5, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसमें से होता है ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति आयु से तात्पर्य यह है कि अधिकतम कितने वर्ष तक वह अपने सेवा काल में बना रह सकता है। तो अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक वह अपने सेवा काल में बना रह सकता है, किंतु वह रिटायर होने के बाद देश के किसी भी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय में वकालत का कार्य नहीं कर सकता है।
और प्रश्न नंबर 6, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि जब कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसके कार्यों को उपराष्ट्रपति देखता है, और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देखता है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली रहता है तो उस सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होता है वही उसके कार्यों को देखता है। तो इसमें से होता है ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपको बता दें कि एम हिदायतुल्लाह देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न नंबर 7, जनहित याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों में। आपको बता दें मेरे प्यारे मित्रों कि जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। जनहित याचिका ऐसी याचिका होती है जिसमें देश के लोगों का तथा किसी एक क्षेत्र में किए गए ऐसे कार्य जो लोगों के जीवन को प्राण एवं दैहिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं उसके लिए देश का कोई भी नागरिक उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कर सकता है। प्रश्न नंबर 8, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। इसमें से होता है ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के नाम से जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तात्पर्य यह है, प्रश्न यह पूछा गया है कि लोक अदालत की शुरुआत कब हुई, या दूसरे तरीके से प्रश्न यह भी पूछा गया है जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो पीएन भगवती इसमें ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर डी पीएन भगवती। आपको बता दें कि लोक अदालत की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई पीएन भगवती के द्वारा। आपको बता दें कि देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक राज्य के अंतर्गत हर वर्ष में एक बार लोक अदालतों का आयोजन अवश्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, किंतु वह राज्यपाल के परामर्श के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। प्रश्न नंबर 11, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसे परामर्श करता है? तो अभी भी उपर्युक्त प्रश्न में ही आपको हम बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर मुख्य संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी संबंधित राज्य के राज्यपाल। तो इसमें से होता है ऑप्शन नंबर सी संबंधित राज्य के राज्यपाल। प्रश्न नंबर 12, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित है? ऑप्शन नंबर ए भारत की आकस्मिक निधि, ऑप्शन नंबर बी भारत की संचित निधि, ऑप्शन नंबर सी भारत की लोक लेखा निधि, ऑप्शन नंबर डी संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित है। ऑप्शन नंबर डी सही है, संबंधित राज्य की संचित निधि के द्वारा ही राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन तथा भत्ते प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के विधि मंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त किसी के द्वारा नहीं। तो इसमें से होता है ऑप्शन नंबर डी, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। लेकिन यदि अगर प्रश्न यहाँ पर यही पूछ लिया जाए कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका सत्ता किसके हाथ में होती है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी गवर्नर, ऑप्शन नंबर डी अटॉर्नी जनरल। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी गवर्नर। तो तात्पर्य यह है कि गवर्नर यानी राज्यपाल को हटाने का अधिकार भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कहीं पर भी वर्णित नहीं है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपने कार्यकाल के रूप में बना रह सकता है। तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही यह अपने पद पर बना रह सकता है। प्रश्न नंबर 16, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, उपराज्यपाल संघ शासित क्षेत्रों में चयनित किए जाते हैं।
प्रश्न नंबर 17, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, कॉम्पिटिटर एग्जाम देने वाले साथियों, आपसे प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सॉरी गलत हो गया है, होता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ऑप्शन नंबर बी, वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। जैसा कि उपरोक्त प्रश्न में ही हम आपको बता चुके हैं कि राष्ट्रपति ही जब चाहे तो इसे पद से हटा सकता है, अदर कोई भी इसे किसी को भी हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी, नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही होता है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, सही शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 18, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है। ऑप्शन नंबर ए, श्री प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर, ऑप्शन नंबर डी, जी.डी. ताप से। तो आपको बता दें कि सरोजनी नायडू इसमें से होता है ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू ने ही ऐसे वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न नंबर 19, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। ऑप्शन नंबर ए, राजकुमारी अमृता और ऑप्शन नंबर पद्मा नायडू, ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी, सरला ग्रेवाल। तो इसमें से होता है ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि यदि अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी कौन थी, तब भी आपका जवाब होगा सरोजनी नायडू। यदि अगर आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जाए उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तब भी आपका जवाब होगा सरोजनी नायडू। प्रश्न नंबर 20, जो इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी, और इसमें जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 153 के तहत एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपसे एक अंत में एक प्रश्न हम करते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 क में जो नीति निदेशक तत्व के तहत है, किस बात का वर्णन किया गया है। हम आपके जवाब का इंतजार कमेंट बॉक्स में करेंगे। धन्यवाद।